हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी कॉर्नर। सो आज की वीडियो में हम फाइनेंशियल प्लानिंग का यूनिट 1 कवर करेंगे। जिनका भी कल एग्ज़ाम्स है फाइनेंशियल प्लानिंग का, उनके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है। सो फर्स्ट यूनिट 1 स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग एक तरह का सिस्टमेटिक प्रोसेस है इनकम, एक्सपेंसेस, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट एंड रिस्क को मैनेज करने का। प्लानिंग में हम जो है मैनेज करते हैं सारी चीज़ों को कि आगे जो हमारा गोल होगा वो अचीव हो पाए। सो ये हेल्प करता है अचीविंग शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स। जो भी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल सेट किए जाते हैं, अचीव करने होते हैं, उसमें ये प्लानिंग हेल्प करता है। ये इंश्योर करता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है, क्योंकि अगर हम प्लानिंग करते हैं उससे जो हम भी अचीव करना चाहते हैं फ्यूचर में, तो उसके लिए सिक्योर होता है और स्टेबल होता है। ये एक तरह का कंटिन्यूस एंड डायनेमिक प्रोसेस है फाइनेंशियल प्लानिंग। अब इसके प्रोसेस देखते हैं। फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस फर्स्ट इज सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। फर्स्ट फाइनेंशियल प्लानिंग का प्रोसेस है कि पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल किस तरह का गोल हम अचीव करना चाहते हैं। देन उसके बाद कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डाटा। अब उसके बाद इंफॉर्मेशन को गैदर करना है अबाउट इनकम के बारे में, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लायबिलिटी एंड सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। एंड थर्ड इज एनालाइज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। अब करंट फाइनेंशियल स्टेटस को चेक करना था, एनालाइज करना होता है, कैश फ्लो को, सेविंग्स को, डेट एंड रिस्क कवरेज को, इन सबको एवेल्युएट करना होता है। देन फोर्थ पॉइंट इज प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल प्लान। अब प्लान डिज़ाइन करना है बजटिंग के लिए, सेविंग के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, इंश्योरेंस, टैक्स एंड रिटायरमेंट के लिए। जो भी हम फ्यूचर गोल को अचीव करना चाहते हैं उसके लिए प्लानिंग करते हैं फोर्थ पॉइंट में। एंड फिफ्थ पॉइंट में इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। अब प्लान जो हमने बनाया है फोर्थ पॉइंट में, जो भी हमने डिसाइड किया है, अब उसको इम्प्लीमेंटेशन करना होता है। देन उसके बाद मॉनिटर एंड रिव्यू करना होता है, जो भी प्लान बनाया उसके अकॉर्डिंग चल रहा है नहीं चल रहा है, एंड और फाइनेंशियल लाइफ सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंजेस भी करने होते हैं। सो ये थे फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस: सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स, कलेक्शन ऑफ फाइनेंशियल डाटा, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, प्रिपरेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटर। देन अब हम लाइफ साइकिल अप्रोच के बारे में पढ़ते हैं। फाइनेंशियल नीड्स चेंज एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ। जब जो फाइनेंशियल नीड्स होती है, जो पैसों की ज़रूरत होती है, वो हर स्टेजेस पे, लाइफ के हर डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे चेंज होती रहती है। इनकम, एक्सपेंसेस एंड फाइनेंशियल नीड्स चेंज होती रहती है एज के हिसाब से। तो फर्स्ट अर्ली स्टेज, ये वो स्टेज होता है जो फोकस करता है बजटिंग एंड सेविंग पे। ये स्टार्टिंग स्टेज होता है जब पैसों जब जो लोग होते हैं वो सेविंग और बजटिंग पे ज़्यादा फोकस्ड रहते हैं। देन सेकंड आता है मिडल स्टेज, जिसमें वेल्थ क्रिएशन पे फोकस करते हैं लोग। एंड थर्ड इज लेटर स्टेज, ये फोकस करते हैं कैपिटल प्रिजर्वेशन पे एंड रिटायरमेंट इनकम जो होती है। ये लास्ट वाली स्टेज होती है, इसलिए इसमें रिटायरमेंट इनकम पे फोकस किया जाता है। देन उसके बाद असरटेनमेंट ऑफ फाइनेंशियल गोल्स। असरटेनमेंट का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना या क्लियर डिफाइन करना फाइनेंशियल गोल्स को। अब हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं फाइनेंशियल गोल्स को? ये फाइनेंशियल प्लानिंग प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप होता है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, सेटिंग फाइनेंशियल गोल्स। तो इसका मतलब है आइडेंटिफाई करते हैं। तो गोल्स जो है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं, मीडियम टर्म भी हो सकते हैं और लॉन्ग टर्म भी गोल्स हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल है, जैसे सेविंग है, जिसके अंदर सेविंग, बाइंग असेट्स, एजुकेशन एंड रिटायरमेंट। गोल शुड बी क्लियर, स्पेसिफिक एंड टाइम बाउंड। प्रॉपर ascertainment helps in effective financial planning and डिसीजन मेकिंग। मतलब अगर हम प्रॉपर तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं तो हेल्प करता है इफेक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग में एंड डिसीजन मेकिंग में। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स। अब डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं जिनका अप्लाई किया जाता है। वो किसके अकॉर्डिंग अप्लाई होते हैं? रिस्क, अकॉर्डिंग टू रिटर्न, रिस्क, टाइम पीरियड एंड फाइनेंशियल गोल्स ऑफ इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर के जो रिस्क होते हैं, रिटर्न्स होते हैं, टाइम पीरियड होता है, फाइनेंशियल गोल्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो इन्वेस्टमेंट करते हैं, चूज करते हैं इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव्स को। फर्स्ट इज डेट इन्वेस्टमेंट्स। ये इन्वेस्टेड होता है फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट किया जाता है। डेट इन्वेस्टमेंट को ये रेगुलर एंड स्टेबल रिटर्न्स प्रोवाइड कराता है। लो रिस्क होता है कंपेयर टू इक्विटी। इक्विटी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग लो रिस्क होता है इसमें, जैसे एग्जांपल बॉन्ड्स में, डिवेंचर्स में, फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करना। सेकंड इज इक्विटी इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट शेयर, कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट को इक्विटी इन्वेस्टमेंट कहते हैं। हाई रिटर्न होता है, पोटेंशियल लॉन्ग टर्म में हाई रिटर्न मिलता है। हाई रिस्क होता है क्योंकि मार्केट में जो फ्लक्चुएशंस होती है उसके कारण इसमें हाई रिस्क होता है, और ये उन इन्वेस्टर के लिए सुटेबल होता है जो हाई रिस्क टेकिंग एबिलिटी रखते हैं।
और ये हेल्प करता है कैपिटल एप्रिसिएशन में, इसमें कैपिटल मतलब हाई रिटर्न मिलता है। एंड थर्ड इज म्यूचुअल फंड, पूल मनी फ्रॉम मनी मैनी इन्वेस्टर्स, मतलब मनी इकट्ठा करके देन इन्वेस्ट करना, डेट इक्विटी एंड बोथ दोनों में। और मैनेज बाय प्रोफेशनल, ये प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के द्वारा मैनेज किया जाता है। एंड इसमें रिस्क कम होता है क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट डेट इक्विटी में ये इन्वेस्ट करते हैं इसलिए। और ये स्मॉल एंड मीडियम इन्वेस्टर्स के लिए सुटेबल होता है। अब क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स एंड टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स, अब इनका क्रिटिकल एनालिसिस देखते हैं। इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट्स हेल्प करता है वेल्थ क्रिएशन में। रिटर्न्स जो है वो डिपेंड होते हैं मार्केट के परफॉर्मेंस में, जैसा मार्केट का परफॉर्मेंस होगा वैसा रिटर्न मिलेगा। इक्विटी जो होता है वो हाई रिटर्न देता है लेकिन हाई रिस्क होता है। डेट जो होता है वो सेफ होता है लेकिन लो रिटर्न मिलता है। इन्फ्लेशन रिस्क जो है वो होता है इसमें। सेकेंड है इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट, क्या होता है ये फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है अगेंस्ट रिस्क के अकॉर्डिंग। इसका मेन पर्पस होता है सिक्योरिटी देना। इंश्योरेंस का मेन पर्पस यही होता है, इन्वेस्टमेंट करना नहीं होता। रिटर्न्स जो है जनरली लो होता है, लो लिक्विडिटी होता है। प्रीमियम पेमेंट इज कंपलसरी, प्रीमियम पेमेंट कंपलसरी होता है इंश्योरेंस इंस्ट्रूमेंट्स में। थर्ड इज टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट, ये टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस करता है, इंक्रीज सेविंग हैबिट को बढ़ाता है। लॉक इन पीरियड जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को रिड्यूस करता है। रिटर्न्स जो है वो लोअर देन मार्केट इन्वेस्टमेंट, जो रिटर्न्स होते हैं वो मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उससे कम होते हैं टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में। और ये ओवर फोकस ऑन टैक्स सेविंग पे कैन रिड्यूस ओवरऑल रिटर्न्स, ये टैक्स सेविंग पर फोकस करते हैं तो इससे क्या होता है रिटर्न्स जो है वो ओवरऑल रिड्यूस हो जाते हैं। अब कंपाउंडिंग एंड फाइनेंशियल प्लानिंग, इसका यूजेस, हेल्प्स इन ग्रोथ ऑफ सेविंग ओवर टाइम, ये किस चीज़ में हेल्प करता है। कंपाउंडिंग का मतलब क्या होता है, जैसे कि अगर आप कहीं आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, लाइक आपने इन्वेस्टमेंट किया 10,000 का और उस पर आपको 8% का इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, तो आपका 8% का इंटरेस्ट है तो आपको 800 रुपीज़ 1 ईयर का मिलेगा। एंड सेकेंड ईयर उसमें अब जो आपका न्यू अमाउंट बनेगा 10,800 का, आप उस पर इंटरेस्ट कट के 8% का उसका 800 कुछ अप्रॉक्स 46 अप्रॉक्स बनेगा, उससे आपका इंटरेस्ट ना जुड़ता रहता है। सो इससे आपकी ग्रोथ होती है सेविंग ओवर टाइम। ये वेल्थ को इंक्रीज करता है थ्रू री इन्वेस्टमेंट, दोबारा दोबारा इन्वेस्टमेंट होता है रिटर्न्स का, क्योंकि जो न्यू अमाउंट बनता है ना उससे न्यू इंटरेस्ट आपका जनरेट होता है। यूजफुल फॉर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स, एनकरेजेस अर्ली इन्वेस्टमेंट, एनहेंसेस रिटायरमेंट प्लानिंग, मैक्सिमाइज करता है रिटर्न विद टाइम के साथ साथ रिटर्न्स को मैक्सिमाइज करता रहता है। सपोर्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान्स को सपोर्ट करता है। अब इंटीग्रेटिंग एस आई पी, एस डब्ल्यू पी एंड एस टी पी इन फाइनेंशियल प्लानिंग में। एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये यूज़ किया जाता है रेगुलर सेविंग एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए। एस आई पी जो है वो रेगुलर सेविंग एंड वेल्थ क्रिएशन के लिए यूज़ किया जाता है। ये हेल्प करता है डिसिप्लिन इन्वेस्टमेंट, एक बिल्कुल अच्छी तरह से इन्वेस्टमेंट एंड एवरेजिंग मार्केट रिस्क को हेल्प करता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, ये यूज़ किया जाता है ग्रेजुअली शिफ्ट फंड्स फ्रॉम डेट टू इक्विटी और वाइस वर्सा। ये प्लान यूज़ किया जाता है, ये रिड्यूस करता है मार्केट टाइमिंग रिस्क को, ये शिफ्ट करता है डेट से इक्विटी एंड इक्विटी से डेट में शिफ्ट करता है, इसलिए यूज़ किया जाता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। ये रिड्यूस करता है मार्केट टाइमिंग रिस्क को। एस डब्ल्यू पी क्या होता है, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता है, ये प्रोवाइड करता है रेगुलर इनकम फ्रॉम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट से रेगुलर इनकम जो आती है उसे प्रोवाइड कराता है सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। ये यूज़फुल होता है ड्यूरिंग रिटायरमेंट और द मीटिंग रेगुलर एक्सपेंसेस। इंटीग्रेटिंग ऑफ एस आई पी, एस टी पी एंड एस ए पी, ये इंश्योर करता है स्मूथ इन्वेस्टमेंट, ट्रांसफर एंड विड्रॉल ऑफ फंड्स अक्रॉस लाइफ स्टेजेस। ये तीनों जो है इनका इंटीग्रेशन जो है वो इंश्योर करता है जो इन्वेस्टमेंट है वो स्मूथली हो, ट्रांसफ़र जो हो, जो इसमें था डेट टू इक्विटी, इक्विटी टू डेट जो ट्रांसफ़र हो वो स्मूथली हो, एंड जो विड्रॉल है वो इजीली हो। इन सबको ये इंश्योर करता है तीनों। एस आई पी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, एस टी पी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान एंड एस डब्ल्यू पी सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। रिस्क आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट फॉर इंडिविजुअल्स, अब रिस्क का आइडेंटिफिकेशन फॉर इंडिविजुअल्स के लिए ये रिकॉग्नाइज करता है पॉसिबल फाइनेंशियल रिस्क को फेस बाय इंडिविजुअल्स, जो भी इंडिविजुअल एक फेस करता है रिस्क, फाइनेंशियल रिस्क, उसको रिकॉग्नाइज करता है, समझता है एंड अंडरस्टैंड करता है। कॉमन रिस्क, इनकम लॉस, कौन कौन से कॉमन रिस्क होते हैं इंडिविजुअल के लिए, इनकम लॉस होता है, हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स, इन्वेस्टमेंट लॉसेस। इसको हेल्प करता है अंडरस्टैंडिंग एरियाज नीडिंग प्रोटेक्शन, मतलब किस किस एरियाज पे प्रोटेक्शन की जरूरत है उसमें हेल्प करता है, आइडेंटिफाई करता है।
रिस्क असेसमेंट में मतलब एनालाइज करना इम्पैक्ट एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच आइडेंटिफाइड रिस्क। जो भी हर एक रिस्क जो है ना, ये जो रिस्क है, कॉमन रिस्क, इनकम लॉस, इन ये सारे, इसके हर एक रिस्क को अच्छे से इम्पैक्ट क्या है पड़ेगा इसका, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है, क्या फ्यूचर में हो सकता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, उसको एनालाइज करते हैं। जैसे कंसीडर्स एज, इनकम्स, डिपेंडेंट्स एंड लाइफस्टाइल। ये उनके एज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, उनकी इनकम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो डिपेंडेंट है या किसी पे या इंडिपेंडेंट है, एंड उनकी लाइफस्टाइल क्या है, इन सब का असेसमेंट एनालाइज करते हैं। इवेल्युएट रिस्क टॉलरेंस एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी। एंड रिस्क टॉलरेंस एंड रिस्क बियरिंग कैपेसिटी को भी इवेल्युएट करते हैं कि जो पर्सन है वो रिस्क को टॉलरेट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, या बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कितनी उसकी कैपेसिटी है। ये हेल्प करता है सेलेक्टिंग अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। और ये बिल्कुल इवेल्युएट एनालाइज करते देन उसके बाद उनके इंडिविजुअल के लिए एक अप्रोप्रिएट इंश्योरेंस एंड इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजीज सेलेक्ट करते हैं, जिससे उनको हेल्प मिलती है रिस्क टॉलरेंस एंड अदर इस रिस्क से इम्पैक्ट से बचने के लिए। मैनेजिंग इन्वेस्टमेंट रिस्क। अब इन्वेस्टमेंट रिस्क को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन। डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्टमेंट करके, जैसे इक्विटी में, डेट में एंड अदर एसेट्स में, कि जो रिस्क है वो कम होता रहे, जिससे हम रिस्क को मैनेज कर सकें। सेकेंड इज एसेट एलोकेशन। एलोकेट करना फंड्स को बेस्ड ऑन रिस्क टॉलरेंस, एज एंड फाइनेंशियल गोल्स। फिर मतलब इन सारी चीज़ों को देख के फंड्स को एलोकेट करना, उससे भी जो रिस्क है वो इन्वेस्टमेंट रिस्क जो है मैनेज करते हैं। रेगुलर मॉनिटरिंग करके, रिव्यू एंड एडजस्ट करके पोर्टफोलियो पीरियोडिकली अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, पीरियोडिकली पोर्टफोलियो को रिव्यू एंड एडजस्ट करके भी इन्वेस्टमेंट रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। फोर्थ इज लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके, ये रिस्क रिड्यूस करता है इम्पैक्ट ऑफ शॉर्ट टर्म मार्केट फ्लक्चुएशन। जो शॉर्ट टर्म मार्केट में फ्लक्चुएशंस होते हैं उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है उसको कम करता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। एसआईपी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी इन्वेस्टमेंट रिस्क है उसको मैनेज करने में हेल्प करता है। जैसे ये स्मूथ इन्वेस्टमेंट को स्मूथ करता है एंड टाइमिंग रिस्क को रिड्यूस करता है। इंश्योरेंस इंटीग्रेशन, ये प्रोटेक्ट करता है ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान फ्रॉम अनफोर्सन लॉसेज। जो भी फ्यूचर में लॉसेस होने वाले हैं, जो भी अभी हमें पता नहीं है फ्यूचर में क्या होगा क्या नहीं इनको, तो उसके लिए प्रोटेक्ट करता है इंश्योरेंस इंटीग्रेशन। असेसिंग लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। अब लाइफ इंश्योरेंस में देखते हैं हम, ये फाइनल लाइफ इंश्योरेंस क्या है, ये प्रोवाइड कराता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन डिपेंडेंट्स को इन केस ऑफ पॉलिसी होल्डर की डेथ। अगर जो पॉलिसी होल्ड कर रखा है लाइफ इंश्योरेंस की, अगर उसकी इन केस डेथ हो जाती है, तो डिपेंडेंट्स को जो प्रोटेक्शन होनी चाहिए उनको, वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराता है लाइफ इंश्योरेंस। एसेसिस कवरेज नीडेड बेस्ड ऑन इनकम, लाइबिलिटी एंड फ्यूचर गोल्स। इनकी जो कवरेज होती है ये किस चीज़ पे बेस्ड होती है, इनकम, लाइबिलिटी एंड फ्यूचर गोल्स पे बेस्ड होती है। इंश्योर करता है फैमिली की फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड सपोर्ट लॉन्ग टर्म प्लानिंग को, इन सब चीज़ों को देखता है ये, अगर पॉलिसी होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो पॉलिसी होल्डर की। देन हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, ये कवर करता है मेडिकल एक्सपेंसिव हॉस्पिटलाइजेशन कोस्ट को। अगर आपकी हेल्थ में कोई इश्यूज हो जाता है तो आपको जो भी मेडिकल खर्चा होता है एंड हॉस्पिटल का जो भी कॉस्ट होता है वो ये कवर, इसके अंदर कवर होता है, इस इंश्योरेंस के कवर अंदर। ऐसे ये कवर करता है बेस्ड ऑन फैमिली के साइज के अकॉर्डिंग ये कवरेज होता है, एज एंड हेल्थ कंडीशन के अकॉर्डिंग इसका कवरेज होता है। प्रिवेंट डिस्ट्रप्शन ऑफ फाइनेंशियल प्लान ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड हेल्थ इमरजेंसी, बचाता है जो भी अब फ्यूचर में कुछ भी हेल्थ में इमरजेंसीज होने वाली है उससे पहले ही ये इंश्योरेंस इसे प्रिवेंट करता है। बोथ ये दोनों एसेंशियल है प्रोटेक्ट फाइनेंशियल गोल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड इंश्योर स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल प्लान। अब क्लॉसेस है कुछ लाइफ एंड हेल्थ इंश्योरेंस एग्रीमेंट्स की। फर्स्ट है लाइफ इंश्योरेंस क्लॉसेस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, पॉलिसी होल्डर जो है वो मस्ट हैव फाइनेंशियल इंटरेस्ट इज इंश्योर्ड लाइफ। जो भी उसकी इंश्योर्ड लाइफ है उसके लिए फाइनेंशियल इंटरेस्ट पॉलिसी होल्डर्स के पास होना चाहिए। देन सेकेंड इज नॉमिनेशन। जो लाइफ इंश्योरेंस जो भी लेता है उसमें नॉमिनेशन के लिए एक पर्सन का नाम दिया जाता है, जिससे इन फ्यूचर में अगर उस पर्सन को कुछ हो जाता है तो उसका जो नॉमिनी रहेगा उसको जो है क्लेम मिलेगा, अमाउंट का जो भी डिसाइडेड होगा। एंड प्रीमियम पेमेंट होता है, एक स्पेसिफिक अमाउंट डिसाइड होता है एंड वो उसको प्रीमियम पे करते हैं। सुसाइड क्लोज होता है, कंडीशन अगर डेथ हो जाती है ड्यू टू सुसाइड के अंदर तो ये भी एक क्लॉज होता है इसके अंदर। ग्रेस पीरियड होता है, एक्स्ट्रा टाइम अलाउड होता है प्रीमियम पेमेंट के लिए बिना पॉलिसी लैप्स किए। ग्रेस पीरियड मतलब एक एक्स्ट्रा टाइम अलाउ किया जाता है अगर प्रीमियम पेमेंट टाइम पे ना हो पाए तो।
सेकेंड इज़ हेल्थ इंश्योरेंस क्लॉज। इसके अंदर कवरेज होता है, स्पेसिफाइड डिसीजेज एंड ट्रीटमेंट कवर होते हैं, ट्रीटमेंट्स कवर होते हैं। एक्सक्लूजन्स होते हैं, लिस्ट जो कि नहीं कवर होते उनकी, जो नहीं होते उनका भी एक क्लोज होता है एक्सक्लूजन्स का कि ये चीज़ इसके अंदर नहीं आती। को पेमेंट होता है, पोर्शन ऑफ एक्सपेंसेस बोर्न बाय इंश्योर्ड के द्वारा जो भी एक्सपेंसेस का पोर्शन होता है उसका पेमेंट होता है इसके अंदर। सब लिमिट, मैक्सिमम लिमिट फॉर स्पेसिफिक ट्रीटमेंट, एक लिमिट सेट कर दी जाती है मैक्सिमम लिमिट की, इतना स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के लिए होना चाहिए। रिन्यूअल होता है, टर्म्स एंड कंडीशन फॉर पॉलिसी रिन्यूअल। अगर पॉलिसी रिन्यूअल करानी है उसके लिए टर्म्स एंड कंडीशन होती है रिन्यूअल क्लॉज में। ये सारी चीज़ें राइट्स, हमारी राइट्स को बताते हैं। ऑब्लिगेशन एंड प्रोटेक्शन, स्कोप एंड इंश्योरिंग, फाइनेंशियल सिक्योरिटी को इंश्योर करते हैं, तो इससे बचाते हैं। सो ये था यूनिट 1। सो नेक्स्ट वीडियो आपकी यूनिट 2 पे जल्दी आएगी। सो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आप अपडेटेड रहें।